नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऐलान के बाद अब किसानों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है और दिल्ली में 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान अब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर यह झड़प कहीं ज्यादा बढ़ गई और अंबाला में प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस प्रशासन के सभी इंतजामातों को धता बताते हुए उसके बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर कब्जा कर लिया। पुलिस का टीयर गैस का इस्तेमाल करना भी नाकाफी साबित हुआ। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं किसान जो है वो आंदोलन करते हुए नजर आए, लेकिन इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे किसान कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य एक्ट 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा एक्ट करार को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यानी जो कृषि कानून बने थे ना, उसको लेकर किसान सीधे शब्दों में और आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो उसका विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध अब इतना बढ़ गया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो एक तरह से प्रदर्शन करते हुए, इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कहीं वाटर कैनन की जा रही है और कहीं पर बैरिकेडिंग की गई है और कई जगह पे सड़कों को खुदवा दिया गया है, गड्ढे कर दिए गए हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ सकें। बिल्कुल, और विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। कृषि कानून जब लाया गया उसके बाद से विरोध के स्वर तेज हुए और धीरे धीरे ये देखने को मिला कि किसान आंदोलन पर उतर आए, लेकिन बीच में ये आंदोलन ठंडा पड़ता हुआ नजर आया था। इसके बाद एक बार फिर से पंजाब के कई किसान आंदोलन पर उतर आए हैं और किसानों का यह हल्ला बोल अब सरकार को इस पर मजबूर कर चुका है कि अब ये बयान दिया गया है कृषि मंत्री की तरफ से, भाई 3 दिसंबर को किसान नेताओं से बात की जाएगी। लेकिन आखिरकार इस बयान के बाद अब देखने वाली बात होगी, क्या किसानों को आश्वासन देने की तमाम जो कोशिश की जा रही है उसके बाद किसान मानेंगे, या फिर जिस तरह सियासत की बात की जा रही है कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी पार्टी का हाथ है, राजनीति का हाथ है, क्या उसके बाद किसान अब मानने के लिए तैयार रहेंगे या आगे एक और आंदोलन की तैयारी 3 दिसंबर के बाद की जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसके साथ ही किसानों के संगठन जो है वो बिजली बिल 2020 को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये विरोध केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए संशोधित बिजली बिल 2020 का है। और प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में सौंपने की जल्दबाजी में है। इस सबके बीच अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया है कि सरकार किसानों से आने वाली 3 दिसंबर को बात करने के लिए तैयार है। और जाहिर है कि बीजेपी किसानों को समझाने में लगी है और विपक्ष किसानों को उलझाने में। सवाल यह उठता है कि जो किसान अपनी मांग लेकर सड़कों पर हैं, उनके नाम पर सियासत आखिर क्यों की जा रही है? ऐसे तमाम सवालों के साथ आज हम डिबेट करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, किस तरह से किसान कई जगह पर आए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और किसानों ने भी एक तरह से ये दर्शाया, ये कहा कि भाई जो भी हो जाए या आर पार की लड़ाई हो जाए, इस बार वो मानने वाले नहीं है। इसी बीच सरकार को सामने आना पड़ा और जो बयान है कृषि मंत्री की तरफ से वो बयान भी सामने आया, जिसमें नए कृषि कानून को लेकर यह कहा गया कि अब इस मामले को लेकर 3 दिसंबर को मीटिंग की जाएगी। और ये अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए, इन तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है कि आज हालात कितने चुनौतीपूर्ण हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर की पहली तस्वीर और उधर सादुपुर बॉर्डर की दूसरी तस्वीर है। आगरा, दिल्ली और संभल की ये अलग अलग 5 तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे आज किसान सड़क पर है और जो सरकार ये कह रही थी कि ये कानून किसानों के हित में है, किसान उसी के खिलाफ यहाँ पे सड़क पे उतर आए हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या इस बिल पे जब चर्चा हुई, बहस हुई, तो क्या किसानों के सुझाव लिए गए थे? क्या किसान नेताओं को बुलाया गया था? क्योंकि जिनके हित में इसे बताया जा रहा है, अगर वही कह रहे हैं कि साहब हमें नहीं चाहिए, तो फिर आखिर क्यों इस कानून को बनाया गया? ऐसे कई सवाल हैं। उसके पीछे मंशा क्या है, क्या इसका असर होगा, क्या परिणाम होगा, क्या नतीजे होंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 5 तस्वीरें गवाही दे रही हैं आज किस कदर किसान सड़क पर है। और बिल्कुल 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर, सादुपुर बॉर्डर, आगरा, दिल्ली और संभल, जहां पर
आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान सामने आए। ये कहा जा रहा था कि 1 लाख किसान सड़कों पर उतरेंगे और कई जगहों पर किसानों को आश्वासन दिया गया, वो वापस लौट गए, लेकिन कई जगहों पर प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसके बाद आखिरकार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जिस तरह से अन्नदाताओं के साथ व्यवहार किया गया, उसके बाद यह सवाल भी उठता है, जो नाराजगी किसानों में बन गई है, क्या इसका फायदा विपक्ष उठा पाएगा या फिर नहीं। और दूसरी ओर सियासत को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन अन्नदाताओं के पीछे इनके कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चलाई जा रही है, इनको लेकर आखिर सियासत क्यों की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि किसान नेताओं को यह भी कहना है कि सियासत नहीं हो रही है, हम खुद सड़कों पर उतरे हैं और आगे अब आने वाले वक्त में हम और बड़ी रणनीति बनाएंगे, लेकिन इस बार हम मानने वाले नहीं हैं, हमें लिखित में चाहिए आश्वासन। हम आश्वासन ऐसे वर्बली जो भी बोला जाएगा उससे मानने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता है शासन की भी, प्रशासन की भी, कि आखिर जिन किसानों के लिए दावे किए गए थे कि उनकी आय दोगुनी होगी, 2022 का एक वक्त दिया गया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसके लिए कानून बनाया गया, उसके लिए कुछ दूसरे कदम भी उठाए गए, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है, क्यों किसान नहीं समझ पा रहे, क्या वाकई किसान गुमराह है, क्या वो नहीं समझ पा रहे कि इस कानून का असर क्या होगा जो उनके हक के लिए लाया गया है, या फिर वाकई उन्हें ऐसा लगता है कि इससे बल्कि उनका नुकसान ज्यादा हो रहा है, हित की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो क्या किसानों की आड़ में सियासत हो रही है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये किसान अगर सड़क पे हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है, और क्या वाकई इनकी समस्या जो है उसका समाधान करने के लिए कोई रास्ता निकाला गया है, कोई बातचीत का जरिया निकाला गया है कि दिल्ली कुछ ना करे, उन्हें रोका जा सके। ये कई सवाल हैं। और जाहिर तौर पर आज जिस तरह से बीजेपी की तरफ से या फिर कहीं सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया, कृषि मंत्री ने कहा है 3 दिसंबर को मीटिंग की जाएगी, आखिर उस पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया। आश्वासन तमाम तरह से सरकार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अन्नदाताओं को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करने के बाद दूसरी पार्टियां भी ये कहा जा रहा है कि फायदा उठा रही है। लेकिन ऐसे में सरकार को भी ये सोचना होगा कि अन्नदाताओं को आखिर इतना आश्वासन देने के बाद भी उनको गुमराह कैसे किया जा रहा है। जिस मीटिंग की बात अब 3 दिसंबर को की जा रही है, जिस मुलाकात की बात अब 3 दिसंबर को की जा रही है, अगर यही मीटिंग पहले कर ली जाती या फिर ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है यही सुझाव पहले ले लिए जाते तो बात यहां तक नहीं आती, आंदोलन इतना उग्र नहीं होता। लेकिन फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि आंदोलन कुछ हद तक शांत हुआ है, लेकिन किसानों ने यह साफ कर दिया है कि वो मानने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ वो और कई ऐसे कानून हैं जिनको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार से उनका सीधा सवाल है कि आश्वासन हमें लिखित में क्यों नहीं दिया जा रहा है। और कई दूसरे सवाल भी हैं और किसानों की कई शंकाएं भी हैं, कई उन्हें गलतफहमियां भी हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। और सत्ता पक्ष तो बार बार एक ही आरोप लगा रहा है कि किसानों को भड़काया गया है, उन्हें गुमराह किया गया है। और ये देखिए ये तस्वीरें, नवंबर का ये आखिरी सप्ताह जिसमें ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी ठंड में पानी की बौछार की जा रही है उन किसानों पे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, देश को संभालने की ताकत ये किसान रखते हैं और संभाला भी, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना का संकट था और जब हर तरफ आर्थिक मंदी थी, चुनौतियां थी। उस दौर में किसानों ने ये दिखाया कि वो चाहे तो देश को संभाल सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर कर रही हैं कि आखिर कमी कहां रह गई, कहां खामी रह गई। क्या सरकार वाकई उन्हें नहीं समझा पाई कि जो कानून लाया गया है वो इनके हित में है, या फिर किसान ज्यादा उन सरकारों से समझदार है जो उनके लिए कानून बना रही है और वो समझ चुका है कि इसमें दिखाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। और बिल्कुल ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, यानी कि अब कुछ बड़ा भी होने वाला है। और जाहिर तौर पर इतिहास गवाह है, जब जब किसान सड़कों पर उतरा है तख्ता पलट होने की उम्मीदें बहुत की जाती हैं। ऐसे में अब सरकार के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, तमाम कोशिश कर ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार कहा कि किसानों के हित में ये बिल है, समझाने की कोशिश की गई, चुनावी सभाओं में इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन जो किसान बीच में ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे थे, कोरोना गाइडलाइंस के चलते उनको एक तरह से आंदोलन करने से रोक दिया गया था, एक बार फिर से सड़कों पर वही किसान उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सरकार ये समझ चुकी चुनौतियां बहुत है और इसी के चलते सरकार सामने आई और ये बयान दिया है 3 दिसंबर को मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद परिणाम देखने वाले होंगे और समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। उसमें कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ आने वाले वक्त में जुड़ेंगे। राहुल तालान है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गौरव मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। और चौधरी गजेंद्र अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, एनसीआर प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और जावेद खान है, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले मैं गौरव आपके पास आऊंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो कानून बनाया गया उसे किसानों के हित में बताया जा रहा है। सरकार लगातार ये कह रही है, किसान सड़क पे है कि साहब हमें ये नहीं चाहिए, इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है।
तो ये हालात क्यों हैं? क्या किसानों को समझा नहीं पाए आप लोग? नहीं, पूरे देश का किसान जो है वो बहुत प्रसन्न है और इस बात से बहुत उत्साहित है कि उसके लिए दरवाजे खोले गए हैं। जो 70 साल से नहीं खुले थे वो सारे दरवाजे इस सरकार ने खोले हैं। पंजाब में सिर्फ एजुकेशन की स्थिति है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और किसानों के साथ या कृषि के साथ पंजाब में जिस तरह का मैनिपुलेशन रहा है वैसा देश के अन्य कोनों में देखने को नहीं मिलता। कहीं न कहीं पंजाब जो है इस विषय को लेकर के राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, यद्यपि हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों के हित में खड़ी है। जो बिंदु है पंजाब में जिस बात को लेकर के ये एजुकेशन किया जा रहा है, चाहे वो मंडियों को समाप्त करने की बात हो, एमएसपी को फ्रीज करने के या खत्म करने की बात हो, इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मंडियां भी अनवरत वैसे ही काम कर रही हैं और अब तो मंडियां ईरान से जुड़ चुकी है। पूरे देश में 585 मंडियां और लगभग 17,000 के आसपास हाथों को जोड़ा जा रहा है। तो किसानों के लिए तो द्वार बहुत बृहद हुए हैं, बहुत बड़े हुए हैं, बहुत खुले हैं। आज किसान अपने उत्पाद को सीधे देख सकता है। मंडियों में जो 6 से 7% शुल्क लगता था वो शुल्क राजस्व के लिए नहीं लगता था, वो स्टेट के रेवेन्यू के लिए नहीं लगता था, वो कृषि में सुधार और मंडियों के विकास के लिए लिया जाता था। लेकिन आज वो उबाही का एक जरिया हो गया, चाहे वो सरकारी तौर पर देखा जाए या जो लोग वहां बैठे हैं उनको देखा जाए। और लेकिन गौरव जी देखिए, मान लिया कि अभी जो है सिर्फ पंजाब का किसान है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन जब शुरुआती दौर में इस कानून के खिलाफ सड़कों पर आवाज उतरी थी या फिर जो लोग आए थे वो तो पूरे देश का किसान था, तब आखिर कहां पर आश्वासन की कमी रह गई थी? अब भले ही कोविड गाइडलाइंस के चलते सिर्फ पंजाब का किसान आ पाया है, लेकिन पहले तो सभी किसान थे। देखिए, एनआरसी और सीए में भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा की गई और लोग सड़कों पर उतरे और बाद में स्थितियां साफ हो गई। वैसे ही इन तीनों जिलों में भी वही बात थी, उसी तरह से किसानों को भड़काने का प्रयास किया गया और किसान इस चीज को समझ गए और बल्कि देश के सभी राज्यों में किसान बहुत खुश है और सभी ने अपना बयान भी दिया। तमाम कृषि संगठनों ने भी इसके पक्ष में अपना बयान दिया। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने भड़काने की कोशिश की है। तकनीक के पीछे में जो है नए नए प्रयोग हो रहे हैं, तो कम से कम इसका तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है जावेद जी, देखिए कहा जा रहा है कांग्रेस भड़का रही किसानों को, पूरे देश का किसान जिसको आश्वासन दिया गया मान गया, लेकिन कांग्रेस की जो भड़काने के बाद पंजाब का किसान है वो मानने को तैयार नहीं है। आप सहमत है इससे? देखिए, मेरा की पार्टी है, उनकी विचारधारा है, इसका देश के सहारा से गाँव गरीब कोई लेना देना नहीं। अपने प्रतिदान जनता के समय से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और देश विरोधी रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक युवा कृषि लोग नहीं है। इस देश के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, इन्होंने भी अपने नामांकन पत्र में सीधा लिखा है इनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है। ठीक है, जो लोग गाँव गरीब किसान को नहीं जानते हैं, जो लोग कृषिवादी व्यवस्था के खाए लोग समर्पक रहे हैं, इसके दोस्त कम है, वो लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस भड़का रही है। अरे आपने ऐसा सब किया है। कर्नाटक का किसान उद्वेलित है, महाराष्ट्र का किसान उद्वेलित है, मध्य प्रदेश का किसान उद्वेलित है, उत्तर प्रदेश का किसान भी आंदोलन के साथ। ये चिंता आपको नहीं है, सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। ये वही किसान है कि बीजेपी माइनस में चली गई, इसके बाद भी देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने संभाला। ये तीनों किसान के गले में फांसी का पंगा है। एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं है। मंडी की जो व्यवस्था आप कह रहे हो, लेकिन जावेद जी एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पहले भी हम चर्चा इससे पहले कर रहे थे, इससे पहले बुलेटिन में भी जानकारी हम ले रहे थे, वहां भी यही सवाल किया जा रहा था कांग्रेस के नेता से कि आखिर पंजाब की किसानी क्यों, सिर्फ और सिर्फ अब पंजाब की किसानी सड़कों पर क्यों और बाकी देश का किसान घरों में क्यों बैठा हुआ है? हाँ, जी चीज को समझने का प्रयास जी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये और कर्नाटक और महाराष्ट्र में किसान बहुत संगठित रहा है शुरू से। ये देश की किसान राजनीति का इतिहास है और यहाँ के किसान संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। ठीक है, ये पंजाब में होना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसान नीतियों में क्या अंतर है। बाबा साहेब की शिकायत के समय से एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ
और उसी में उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि जहाँ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गोंडल से होने जा रहा है वहीं तक धरना देंगे। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन का इतिहास बदल दिया था, किसानों को सम्मान और अपनी मांगों को लेकर धरना समर्थन करने की छूट दी थी और लाखों किसान बैठा। जब अधिवेशन भी चलता रहा, कांग्रेस सरकार के मंत्री किसानों के साथ वार्ता भी करते रहे। एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसानों के एक भी मंडल से वार्ता नहीं कर पाई। किसानों ने जब भी दिल्ली कूच का प्रयास किया, इन्होंने लाठी गोली लेकिन जावेद खान वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के जो किसान हैं उनको गुमराह किया जा रहा है, सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है उनको भड़काकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसी पैनल में है गौरव मिश्रा, उनका ये सीधा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की क्योंकि पंजाब में सरकार है वहीं के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ये झूठ की बुनियाद पर राजनीति करने वाले, शिक्षा प्रलाप करने वाले लोग हैं। ये देश के संविधान को नहीं मानते, ये नागपुर के विधान और अमेरिका की रणनीति के हिसाब से ये राजनीति करते हैं देश के अंदर। इन्होंने कभी देश से प्यार नहीं किया, देश की जनता से प्यार नहीं किया। आजादी के आंदोलन में तो इनके जो स्वतंत्र इनके नेता रहे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुस्लिम लीग की सरकार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारियों पर गोलियां चला रहे। अंग्रेजों के पलुए काटने वाले किसानों का दर्द नहीं समझ सकते। ठीक है जावेद जी, मोहम्मद अब्बास जी का रुख करती हूँ, उसके बाद आपके आरोपों का जवाब भी लेंगे। मोहम्मद अब्बास जी देखिए, एक तरफ तो देश के अन्नदाताओं को कहा जाता है उनके हित के लिए यहाँ पर कानून बनाए जा रहे हैं और दूसरी ओर ये भी किया जा रहा है कि जो देश के अन्नदाता हैं उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं कि वाकई भड़काया जा रहा है किसानों को, या फिर किसान जो कानून किसानों के लिए लाया गया है वो उनके हित में नहीं है? समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है, स्पष्ट कहना है, दो टूक हम कहते हैं और हमारी राजनीति, हमारा जीना मरना सब किसानों के लिए है। कोई इसे सियासत कहे, कोई इसे बगावत कहे, ये ऐलान है कि किसानों के खिलाफ जो कृषि बिल आए हैं 3, ये तीनों के तीनों उनकी हत्या का प्रयास है, एक तरह से उन्हें आत्महत्या में मजबूर करेंगे। समाजवादी पार्टी इसका और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी इस पूरे कृषि का विरोध करती है पूरे सिस्टम में। क्योंकि मुझे इतना टाइम जरूर देना जितना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को दिया। पहली बात, हम संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए। किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। जो आज बात हो रही है पंजाब के किसानों की, तो सबसे ज्यादा कृषि आय पंजाब की है। जिसका चिंता है वो बिल मिलाता है। उत्तर प्रदेश के संभल का भी आपने दिखाया, हरियाणा का भी दिखाया, शुरुआत है। इन्हीं जिलों से जब भी देश में किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई, एनसीआर के आसपास के क्षेत्र में हुई। और आप ये मान लीजिए कि आप जैसा सच्चा चैनल है जो किसानों की समस्याओं पर विचार कर रहा है, मतलब 17 घंटे तो लोग सुशांत को दिखाते हैं, बात कहाँ करते हैं टीवी चैनल, लोगों तक बात पहुंचनी। लेकिन फिर भी सब लोग इकट्ठा होके जो अडानी और अंबानी के हितों का बिल है, 55,000 एकड़ के कोऑपरेटिव फार्म बनाने की जो बात आई है, किसानों किसी भी समस्या के लिए एसडीएम से आगे कोई अपील नहीं कर सकता था, वो समाप्त कर देगा। एमएसपी कही गई, आज धान आधे से भी कम मिल रहा बिक रहा है। तो मुझे बताया कि आय दुनिया आपने कहा कर दी, एमएसपी पे धान का बिक रहा है। किसानों की समस्या जस की तस है। और ये जब कोरोना का मामला आता है तो सब चीजों को भूल कर देते हैं। जब चुनाव आता है, बिहार में चुनाव रहा, कोरोना गायब रहा, अब फिर कोरोना लग गया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही है, इनके अध्यक्ष घूम रहे हैं, कोई कोरोना नहीं। तो देश को गुमराही लुटेरे कर रहे हैं। भाजपा ने बिहार की सरकार को लूटा है, डकैती डाल के सरकार छीन ली। और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग इकट्ठा होकर विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्राथमिकता पे किसान है, बेरोजगार नौजवान है और इस मुल्क की गिरती हुई अर्थव्यवस्था है। समाजवादी पार्टी बहुत जल्द ही निर्णय लेगी और सड़कों पर उतर कर, ठीक है, यानी समाजवादी पार्टी जल्द सड़क पर उतरेगी इसी मुद्दे को लेकर। मैं लौटता हूं मोहम्मद अब्बास आपके पास, लेकिन राहुल मैं आपका रुख करूंगा और तब तक किसान नेता को फोन लगाया जाए, उनका होना बेहद जरूरी है क्योंकि आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं। राहुल, आपसे समझना चाहेंगे कि आज जो किसान सड़क पे है, क्या वाकई सिर्फ किसानों के नाम पे सियासत हो रही है या जो किसान
वाकई हैं, वो सड़क पे हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ा है उनके अंदर, उनका दर्द है, इसलिए आज इतनी ठंड में भी वो पानी की बौछारें सह रहे हैं। देखिए समस्या तो है, जो कृषि बिल आए 3 उनमें समस्या तो है कहीं ना कहीं, तभी किसान उद्वेलित है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात कि पंजाब में क्यों है, उसमें जरूर राजनीति है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां सिर्फ पंजाब के किसान इसमें इतने उद्वेलित क्यों हैं, क्योंकि वहां राजनीति और जो वहां के किसान हैं। देखिए इस बिल को आप ऐसे भी समझिए कि जो मंडी समिति हैं, जो मंडियां हैं, वहां उन मंडियों से खरीद करती है एफसीआई ने 19-20 में, वित्त वर्ष 19-20 में 130,000 टन की वो की है, खरीद की है वहां से मंडी से, और मंडी समिति को जो टैक्स मिलता है वो होता है 2.5%, और जो वहां से राज्य सरकार को टैक्स मिलता है वो मिलता है 6%। तो ये अगर जो वहां से एफसीआई सीधा किसान से ही खरीदना शुरू कर देगी तो राज्य सरकार का टैक्स चला जाएगा, मंडी समितियों का टैक्स चला जाएगा। अब मंडी समिति, एक तो एफसीआई से भी टैक्स लिया मंडी समिति ने, दूसरा किसान से भी टैक्स लेती है मंडी समिति। अगर जो किसान वहां अपनी फसल ले जाके डालता है तो मंडी समिति उससे टैक्स लेती है। देखिए जहां तक बात है एमएसपी की, किसानों की बहुत जायज मांग है कि बाहर भी आप तय करिए, सरकार का ये उत्तरदायित्व है बाहर तय करे कि किसानों को एमएसपी मिलेगी। सरकार सिर्फ बात नहीं बना सकती है ना। देखिए अगर जो आप बोल रहे हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी ने बोला था पिछले बिहार चुनाव में भी, उन्होंने बोला था कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है। हाँ। ठीक है एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन बिल में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये, जब बिल वो कानून बन गया है तो इसमें एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि अगर जो बाहर मंडी समिति से या मंडी से बाहर जब खरीद होगी उसमें खत्म कर दी जाएगी एमएसपी। और दूसरी बात देखिए समस्या कहां है, क्या किसान का अभी भी जो भी माल है, जैसे अब धान है, धान की फसल क्या एमएसपी पे बिक रही है? कहीं नहीं बिक रही। उत्तर प्रदेश में कहां बिक रही है? जो सरकार खरीद कर रही है। उसके अलावा क्या जो व्यापारी है, मंडी समिति में जो व्यापारी है वो खरीद रहा है एमएसपी पे? बिल्कुल नहीं खरीद रहा है। बाजरा आया है अभी, बाजरा खरीद रहा है? बिल्कुल नहीं खरीद रहा है। बाजरे की एमएसपी 1865 रुपए क्विंटल है, बाजरा बिक रहा है 1200 रुपए क्विंटल, किसी भी मंडी में जाके ले लीजिए। तो सरकार को भी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है, किसानों को भी समझने की जरूरत है। जब तक हम ये सारी चीजें नहीं समझेंगे तब तक ये समस्याएं दूर नहीं होंगी। और देखिए ऐसा नहीं कि सुधार नहीं होंगे, सुधार होंगे, लेकिन सुधारों में भी एक चीज होनी चाहिए कि आपको जब आप बिल लेके आ रहे हैं, जैसे आप कोई बिजनेसमैन के लिए बिल बनाते हो, बिजनेस कम्युनिटी के कोई किसी रिप्रेजेंटेशन के साथ सरकार बैठती है, उसी तरीके से किसानों के रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। जब आप नया बिल कोई फॉर्मुलेट कर रहे हैं, किसानों के लिए लेके आ रहे हैं, तो उसको बैठने की जरूरत है। किसानों के लोग होने चाहिए, वहां समस्याएं क्या है। देखिए जो बिल बना रहे हैं, जिन्होंने ये बिल फॉर्मुलेट किया, उनमें किसानों की भागीदारी कितनी थी? क्या सरकार ने बताया? सरकार ने बता दिया कि हमने इतने लोगों के साथ बातचीत की थी, उसके बाद बिल लेके आए। लेकिन कौन लोग थे वो? क्या वो सही में किसानों का रिप्रेजेंटेशन करते थे या सिर्फ ऐसे ही हवाई था? तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है आपको जब कोई बिल बना रहे हैं। और देखिए किसान एक वर्ग है, किसान जाति नहीं है। तो वो उसमें हर एक धर्म के लोग हैं, हर एक जाति के लोग हैं। तो इस सारी चीज को भी हमें समझने की जरूरत है कि भाई आप जब एक इतने वर्ग के, बड़े वर्ग के लिए बिल बना रहे हैं, तो उस बिल में क्या किसानों का कितना रिप्रेजेंटेशन था? और किसान संगठनों को भी यह समझने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी किसान संगठन हैं पॉलिसी मेकिंग पे जीरो नॉलेज, सिर्फ आंदोलन करेंगे। जब पॉलिसी बन रही है, आपने कितना पार्टिसिपेशन किया, आपने कितने सजेशन दिए, क्या वो सजेशन सही दिए गए? क्या जिन्होंने जो सजेशन देने के लिए देने गए, क्या वो राजनीति चमकाने गए थे या सच में हित की बात करने गए थे और उन्होंने वो सजेशन दिए और सरकार ने क्या वो माने? देखिए फिलहाल की पॉलिटिक्स ईरा में मैं आपको एक बात बता देता हूं, किसानों का रिप्रेजेंटेशन जीरो है। जो भी किसानों के प्रतिनिधि हैं, पहली बात तो है ही नहीं, और जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि जब आप इतने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग जो संसद में बैठते हैं उनको एक कृषि बिल और इन सारी चीजों पे जानकारी नहीं है, पॉलिसी मेकिंग की जानकारी नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो वर्ग जिसके लिए बिल बनाए जा रहे हैं उनके साथ जस्टिफिकेशन होगा, ये न्याय होगा उनके साथ? इसीलिए हर किसी को, किसान से लेके सरकार को भी ये सोचने की जरूरत है, सरकार को बिल में संशोधन करने की जरूरत है। सरकार बोले कि बाहर जो मंडी समिति से बाहर जो खरीदारी होंगी उनमें एमएसपी लागू होगी, और सरकारों को भी यह तय करने की जरूरत है कि, और व्यापारियों पर लगाम कसने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी फसलें एमएसपी पे नहीं बिक रही। जैसे मैंने बाजरे और धान का आपको उदाहरण दिया है, दोनों कहीं जो मोटा, जिसको हम मोटा सेला चावल बोलते हैं, उसका 1200 से 1300 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जिसका 2000 के करीब लमसम उसका वो है।
एमएसपी है, वैसे ही बाजरा 1200 रुपए क्विंटल बिक रहा है। तो हमें ये सारी चीज समझने की जरूरत है, सरकार को भी लगाम कसने की जरूरत है व्यापारियों पे, क्योंकि अगर जो जब एमएसपी मिल ही नहीं रहा है तो फिर वो उसकी बात ही क्यों, वो एमएसपी मिल ही नहीं रहा है किसानों को, जो सरकार खरीद कर रही है उस पे एमएसपी मिल रहा है, लेकिन मंडी समिति में जो खरीदारी हो रही है, हाँ। जो व्यापारी खरीद रहा है किसान से, उस पे कोई एमएसपी नहीं मिल रहा है। ठीक है हमारे साथ चौधरी गजेंद्र भी जुड़ चुके हैं और एनसीआर के वो प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। गजेंद्र जी, यहां पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आज जो किसान सड़क पे हैं उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता है, कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनको आप अभी सुन रहे थे। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो किसान सड़क पे हैं इन्हें गुमराह किया गया है, इनके नाम पे सिर्फ सियासत हो रही है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, उसके बाद कई सवाल जो आपसे समझेंगे। देखिए जनाब, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल स्टंट बनाया गया है, सरकार ने बनाया, प्रेजेंटिंग जो सरकार है उसने बनाया, जो प्रेजेंट में सरकार है उसने वो बता रही है, जो अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। हाँ। इस आंदोलन के अंदर पंजाब का ही किसान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का किसान है। और कल मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूं, एनसीआर प्रवक्ता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने ऐलान कर दिया है कल 11 बजे से पूरे हिंदुस्तान में हम आंदोलन करेंगे। कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी कि जहां आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि ये जो 3 अध्यादेश जो सरकार लेके आई है ये बिल्कुल किसान के खिलाफ है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे और तमाम तरह के सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं ये किसान नहीं है, इनको गुमराह किया गया है, इनके नाम पे सिर्फ राजनीति की जा रही है। जनाब, आप मुझे ये बताइए कि आपका दुख आप समझेंगे या दूसरा समझेगा? जो सरकार बैठी है, हाँ। जो हमारे सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, हाँ। उन्होंने एक भी अगर सदस्य को किसान आंदोलन का कोई प्रतिनिधि या किसान से किसी से बात की है, हाँ। अगर हम ये 3 अध्यादेश लेके आ रहे हैं, नहीं बात की, क्योंकि वो जरूरत ही नहीं समझते। दूसरी बात ये जो अब जो गुमराह किया जा रहा है, हाँ। कि भाई हम जो किसान के हित में लेके आए हैं, हाँ। आज किसान दर दर की, मैं अभी वीडियो दिखाता आपको, पंजाब की भी दिखाऊंगा, उत्तर प्रदेश की भी दिखाऊंगा, हाँ। कि जहां उसका धान का जो मूल्य है, हाँ। 1800 से 2000 रुपए है, वहां पे 700 में 600 में खरीदा जा रहा है, बिचौलिए खरीद रहे हैं। और वे बिचौलिया कहीं दूर से नहीं आ रहे हैं, वो सोची समझी रणनीति के तहत सरकार के बिचौलिए हैं। ये सुन लीजिए। और दूसरा सुन लीजिए, आप, मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं कि जो हमारे सरकार के जो नुमाइंदे बोल रहे हैं, हाँ। कि भाई ये तो किसान ही नहीं है जी। जिस टाइम इलेक्शन होता है, हाँ। भारत में 70% किसान बचता है। जिस टाइम इलेक्शन होता है उस टाइम सबसे ज्यादा पूछ किसान की होती है, और जब सरकार बन जाती है सबसे ज्यादा इग्नोर किसान को किया जाता है, सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। तो ये भी देखा कि कोरोना काल में भी किसान ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा था, ये हम सबके सामने एक बड़ा उदाहरण था। गौरव मिश्रा, आप कह रहे हैं सियासत हो रही है, किसान नेता यहाँ पे वो कह रहे हैं सिर्फ पंजाब का किसान नहीं है, देश भर का किसान, पूरे देश का किसान है। और कल से आंदोलन किया जाएगा, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कल से आंदोलन होगा 3 अध्यादेश के खिलाफ। गौरव मिश्रा, देखिए, कृषि और किसानों से संबंधित कुछ बुनियादी बातों को समझना बहुत आवश्यक है। देश में सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की सरकार ने राज किया और इस शासनकाल के दौरान यदि देखा जाए तो किसान हाशिए की निम्नतम स्तर पर जाके खड़ा था और लगभग 12,000 किसान जो है साल में वो आत्महत्या कर लेता था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। और आप एक छोटा एग्जाम्पल देखिए, 100 से अधिक केवल सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी, एमएसपी लंबित था। स्वामीनाथन आयोग, जिसको हमारी ही सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही स्वामीनाथन आयोग का रिकमेंडेशन कराया था। ये अलग बात है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशन है वो यूपीए सरकार में आई थी, लेकिन वो लंबित पड़ी हुई थी। उस एमएसपी का निर्धारण हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया और 1.5 गुना किया, कई फसलों में तो 2 गुने से ज्यादा का एमएसपी तय किया गया। और ये जो तीनों कानून आए, इन तीनों कानून के बाद भी एमएसपी को बढ़ाया गया और सरकारी खरीद भी उसी एमएसपी पे जारी है। इस तरह ही नई किसान सम्मान निधि दिया गया। आज उत्तर प्रदेश की अकेले बात करिए तो 52 लाख टन
केवल धान की खरीद कितने गौरव जी देखिए, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, आपको रोकना मैं चाह रही हूँ। खरीद हुई है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। ठीक है, राहुल जी को भी आपने अभी सुना था, एमएसपी को लेकर किसान की शंकाएं आप लिखित में दूर करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप किसान की शंकाएं लिखित में दूर करने के लिए तैयार क्यों नहीं, जब किसान बार बार कह रहे हैं कि हमें लिखित में दिया जाए? आप एक बात मैं एक महत्वपूर्ण विषय में और भी रखना चाहता हूँ। देखिए, किसानों की पूरी उपज कहीं न कहीं दलालों के इर्द गिर्द आकर के सिमट जाती थी और पूरे उनकी आय पर उनका कब्जा हुआ करता था। आज उनका कब्जा छूट गया है, टूट गया है। किसान के सामने सभी दरवाजे खुल गए हैं, वो जिसको चाहे उसको बेच सकता है। यहाँ तक कि फसल उगने से पहले, लगाने से पहले ही अपने फसल की कीमत भी तय कर सकता है। ठीक है। तो जब ये सुविधा किसान को मिली है और जब उसमें निवेश कोई परचेजर करता है तो स्वाभाविक है कि उसमें टेक्नोलॉजिकल तकनीकी सुधार भी आता है और ऐसा देखने को मिल गया है। खाद्य और प्रसंस्करण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव आया है इन कानूनों को लागू करने के बाद। कितना बदलाव आया उसका जवाब चौधरी गजेंद्र जी खुद देना चाहते हैं। मुख्य रूप से बिचौलिए हैं और बिचौलिए कहीं न कहीं। गजेंद्र जी, अब आपके सामने हैं, आपने भी सुनी तमाम बातें, आपके आने से पहले भी इस तरह की बातें की गई थी, जवाब दीजिए उन्हें। हकीकत क्या है जो सरकार ऐसा है? देखा जाए, ये जो बिचौलियों वाली बात कर रहे हैं, दलाल वाली बात कर रहे हैं, दलाल सरकार के, बिचौलिए सरकार के। जब सरकार को हर एक इंसान की, हर एक किसान की, हर एक वर्ग की नस्का मालूम है, क्या सरकार किसान का इतना भी मान नहीं रख सकती? उससे पूछ करके एमएसपी पे खरीदारी करें। एमएसपी पे कोई खरीदारी नहीं है, सरकार के दलाल हैं ये 600-700 रुपए के हिसाब से धान खरीद रहे हैं। उसी तरह से गन्ना रोड पे पड़ा हुआ, पर्ची आ जाती है, किसान सड़ता है, मरता है धूप में, छाव में। अब इस तरह इतनी वो ठंड पड़ रही है वहां पे, आप देखिए बाहर जाकर जब क्या हाल हो रहा है। ये सरकार के नुमाइंदे जरा देख ले, सरकार की तरफदारी करो, लेकिन जिस अन्न को खा करके आप जिंदा हैं, किसान कोरोना के चक्कर में पूरी तरह लॉकडाउन, सारा हिंदुस्तान हो गया, सारा संसार हो गया। हाँ। एक किसान ऐसा था जो रोड पर पड़ा हुआ था, खेत में पड़ा हुआ था और आपको अन्न उगा करके आपको खिलाता था। कम से कम उस अन्न की इलाज रखिए। और आप ये देखिए, बिचौलिए सरकार ने, किसान ने नहीं छोड़ रखे, सरकार ने छोड़ रखे हैं। हमारी इतनी सी मांग है, स्वामीनाथन रिपोर्ट आप लागू कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? पिछली सरकार ने की, पिछली सरकार को उखाड़ के फेंक दिया किसान ने। जो दूसरी बार आप कौन सा अच्छा कर रहे हैं? आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कीजिए, नहीं कर रहे। और आज आंदोलन किस बात के ऊपर? छोटी सी बात के ऊपर है। हाँ। छोटी सी बात के ऊपर एमएसपी निर्धारित करके कानून लाया जाए। आप इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि आपके बिचौलिए घर बैठ जाएंगे। ये पूंजीपतियों ने साठगांठ करके सरकार के तीनों काले कानून लेके आई है। ये पूंजीपति बैठे, उन्होंने कानून लाए हैं। और जब इतना बड़ा आंदोलन पूरा हिंदुस्तान त्राहिमारी कर रहा है, हाँ। तो कम से कम ये शर्म तो होनी चाहिए सरकार को कि इसको देख करके भाई ठीक है एमएसपी पे खरीदारी करे। इतना सा काम है, हाँ। ये नहीं कर पा रहे। कहते सरकार को 2022 में आज मुझे कोरोना हो रहा है, हाँ। आज मुझे बीमारी हो रही है, हाँ। आज मुझे बुखार हो रहा है, मुझे दवाई तो चाहिए आज। अब 2022 का इंतजार करेंगे जब मेरी जान निकल जाएगी, जब किसान मर जाएगा। ये कैसी सरकार है? 5 लाख का कैसी सरकार है? ये जो आंकड़े आप दे रहे हो ना, मैं हम जगह जगह ढूंढे, हम गए हैं और किसानों से मिले। ये आपके जो नुमाइंदे बैठे हैं ना, एक छोटा सा संगठन बना करके आपने चारों तरफ दलाल छोड़े हुए हैं, वो दलाल स्टेटमेंट देते हैं। नहीं तो हमें बताएं, जब पूरा हिंदुस्तान का किसान आज रोड पर निकल रहा है, आपको एमएसपी लाने में क्या, लेकिन डर है किस सरकार को? ये बिचौलिए जो ना, ये दलाल, ये बिजनेसमैन रहित हो जाएंगे, बिजनेस रहित हो जाएंगे। ठीक है जावेद, हमारी मांग है, इसे पूरी कर दो। हाँ, जावेद खान, मैं आऊंगा। गौरव आपसे अभी कई जवाब लेंगे। जावेद, आपसे समझना चाहेंगे कि चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, वो भी लगातार हर मंच से एक बात का जिक्र करते रहे हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अब किसान भी यही बात कह रहा है, तो क्या ये बात जो है वो सिर्फ सियासत की थी या वाकई इसमें हकीकत नजर आ रही है? क्योंकि जिन किसानों को हित में रख के, केंद्र में रख के राजनीति की जा रही है, आज वो भी कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। बिल्कुल निश्चित रूप से राजेश जी, देखिए 2-3 मोटी चीजें हैं, मैं कोई बहुत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। देखिए, राजनीति को भी अगर सरकार जनता के खिलाफ, किसानों के खिलाफ या कोई भी ऐसा काम करेगी जिससे कहीं पर या शोषण होगा,
राजनीतिक दल भी आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे और किसान का प्रदर्शन करेंगे। अभी गौरव जी सवाल आ रहे थे कि किसानों की मोटी मांग क्या, एमएसपी की गारंटी देखी जाए। हाँ। तो एमएसपी की गारंटी सरकार जो है जबरदस्ती से देना चाहती है, तो कानून लाई उसमें उसने कहीं का गौरव ये बात में जवाब दीजिएगा, नहीं भी ये विवाद फैलाएगा नहीं आ पाएगी। दूसरी चीज ये है कि सरकार अगर किसी पैन कार्ड धारक को अपनी उपज पेश देता है और उसको भुगतान नहीं करता है, तो कोई भी किसान अपने बकाये के लिए जिलाधिकारी के आगे दावा नहीं कर सकता है। मतलब किसान अपनी उपज का जो माल बेचा है उसका वो भुगतान देना ही भूल जाए। ये व्यवस्था जब आप आइए इस पर उत्तर प्रदेश में सरकार केंद्र है उनकी स्थिति है। मैं नहीं कर रहा हूँ, लखनऊ से इलाहाबाद मार्ग पर 50 किलोमीटर चले जाइए, बचकावा एक जगह है, वहाँ के सरकारी धान क्रय केंद्र पर जब किसानों ने हंगामा किया, पत्रकारों ने हंगामा किया, तो 500 क्विंटल धान वहाँ पर व्यापारियों ने खरीद के रखा था। धान क्रय केंद्र पर कोई लिखापढ़ी नहीं थी। अब सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसानों पर दबाव बना के शिक्षा दीजिए कि हमने यहाँ लाकर तो दबाव के बाद कार्रवाई हो रही। ये शिक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में एक क्रय केंद्र खोल के 700-800 रुपए से ज्यादा कीमत भी मिल रही। किसान को धान में नमी और तमाम कमियां बताकर उससे दाम में कटौती कर रही। आपने एमएसपी 1886 और 1838, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी किसान ऐसा नहीं है जो कह दे कि उसको 1000 के ऊपर तक दाम मिल गया है धान का। तो ये सरकार जो बिचारी है और बचकावा केंद्र में जो घोटाला हुआ है पर अभी तक व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हुई जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। बिचौलियों का पूरा संगठन, किसानों का पूरी तरीके से उत्पीड़न नहीं जावेद जी, लेकिन तब भी यही कहा जाएगा फिलहाल के लिए तो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति की जा रही है, सियासत की जा रही है, भड़काया जा रहा है, कांग्रेस पर आरोप तो लगा ही रही है सरकार। अगर भड़का रहे हैं इस देश के अंदर, अगर सब कांग्रेस ही गलत काम कर रही है जी, तो जब सही किया तो वो देख भी आप रहे हो। और अगर मजदूर आंदोलन गलत है तो इनका जो मातृ संगठन है RSS, भारतीय मजदूर संघ क्यों बना रखा है, उसने किसान बना रखा है, वो संगठन को खत्म करे। अगर ये लोग नहीं है, थोड़ी मानसिकता किसान देश में ये वही RSS और भारतीय जनता पार्टी है कि जिससे किसानों को वर्ग से पार्टियों में बांटने का काम करने का काम किया है। ठीक है राहुल जी का मैं रुख करूंगी। ठीक है जावेद जी। राहुल जी देखिए, जब राजनीति करनी होती है तो किसान का नाम आता है, जब पराली जलाने के बाद जेल में डालना होता है तो किसान का नाम आता है, जब देश में ये बात आती है कि आखिर वोट किससे लेना तब किसान का नाम आता है, जब वोटर कैलेंडर का इस्तेमाल करना होता है तब किसान का नाम आता है। लेकिन अब जब वाकई किसान चाहते हैं कि हमारा नाम आए, हमसे पूछा जाए, एमएसपी को लेकर फैसला लिया जाए, तब किसानों का नाम है नहीं, तब कांग्रेस कर रही है। देखिए, ये सिर्फ सरकार को आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। सरकार का काम है पॉलिसी मेकिंग, सरकार पॉलिसी मेकिंग करेगी। वो हो सकता है कि सरकार तक जब तक, अब बात यह है कि क्या किसान अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाए, वहां तक नहीं दे पाए। अगर सरकार नहीं ले रही है तो ये तो सबकी जानकारी में था कि बिल आ रहे हैं, 3 बिल आ रहे हैं, और उन पे क्या सरकार किसान खुद जाके रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते थे, ये भी होना चाहिए। और दूसरा कि किसान कितना पॉलिसी मेकिंग जानते हैं, सबसे बड़ी बात यह भी है कि किसान पॉलिसी मेकिंग जानते हैं, तो इस देश में किसान पॉलिसी मेकिंग नहीं जानते, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ रिप्रेजेंटेशन है सरकारों का जो पॉलिसी मेकिंग और डिबेट पे बात करते हैं, लेकिन उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो किसानों के लिए आइडियोलॉजी है, वो किसानों के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन उनकी एक आइडियोलॉजी ये भी है कि वो वामपंथी नेचर के हैं और वो चाहते हैं कि देश में स्थिरता रहे। तो ऐसे किसानों को भी ये सोचने की जरूरत है कि भाई आप पॉलिटिकल टूल ना बने। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है उनका, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उन्होंने बोला है कि किसानों को हथियार उठा लेना चाहिए अगर जो सरकार नहीं मान रही है। तो क्या ऐसे, अगर जो जब आप ऐसे बयान देंगे, और देखिए ये बयान निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां ये सही बात है, किसानों की मांग जायज है कि एमएसपी नहीं है बिल में, जो मंडी से बाहर खरीदारी होगी उसमें नहीं है बिल में,
तो ये किसानों की मांग जायज है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जो आप जब एमएसपी की बात कर रहे हैं कि एमएसपी रहेगी तो मंडी के बाहर भी एमएसपी रहनी चाहिए। दिक्कत क्या है? अगर जो नहीं, देखिए थोड़ी सी और एक और दो बात कह दूं मैं, जब एमएसपी अब सरकार, अब किसानों का हित कहां है और अहित कहां है। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि तीनों बिल किसानों के लिए बहुत खराब है, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ बहुत सारी अच्छी चीज भी है। जैसे अगर जो एमएसपी हो जाती है इसमें कि मंडी के बाहर जो खरीदारी होगी उसमें भी एमएसपी रहेगी, तो वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे बिल हैं। आप मंडी के चंगुल से निकल जाएंगे, व्यापारी के चंगुल से निकल जाएंगे। अगर जो आपकी कोई बड़ा व्यापारी आता है या जैसे बड़े ये स्टोर हैं, अगर जो आप यहीं जाके दिल्ली में जाके कोई चीज खरीदते हैं, मूंग की दाल खरीदते हैं, अगर जो मूंग की दाल खाने के लिए आप खरीदते हैं तो अब आपको मिलेगी 150 रुपए किलो, 130 रुपए किलो। अगर जो आप किसान से मूंग लेके आएंगे तो आपकी मूंग बिक रही है 50 रुपए किलो या 5000 रुपए क्विंटल। तो ये जो गैप है ना, इसको भरने की जरूरत है। ये गैप तभी भरेगा जब आप फ्री मार्केट रहेगा। लेकिन अगर जो आप व्यापारी के चंगुल में रहना है तो मंडी समिति रहेंगी। मंडी समिति में किसान को भी टैक्स दे। देखिए होता क्या है, किसान ने माल भरा, मंडी में जाके खला दिया ट्रैक्टर से जाके, अब व्यापारी के उसकी जिसकी फड़ पे खलाया है, जिसकी दुकान के सामने खलाया है, उसकी मर्जी है वो कितने में बेचेगा, उसको कितने में बोली लगेगी। अगर जो किसान नहीं बेचना चाहता है, पहले खलाने का, उसको ट्रॉली से खाली करने का, ट्रैक्टर ट्रॉली से खाली करने का चार्ज लगेगा, फिर उसको भरने का चार्ज लगेगा। तो किसान जैसे भी सस्ता मंदा देके उसको वहां छोड़ के आ जाता है। तो इस सारे चंगुल से भी निकलने की जरूरत है। वो बिल जो है चंगुल से निकालने के लिए ठीक है, लेकिन उसमें एमएसपी की मांग जो है वो जायज है। वो एमएसपी की मांग ऐड होनी चाहिए और केंद्र सरकार को यह तय करना चाहिए कि भाई संशोधन होगा और उसमें एमएसपी की मांग ऐड की जाएगी। गजेंद्र, धन्यवाद राहुल जी, आपने हमारे मर्म को समझा। लेकिन एक चीज हम बता देना चाहते हैं आपको कि हम किसान लोग सरकार के खिलाफ नहीं है। 2018 में 2 अक्टूबर को हमारा संगठन हरिद्वार से दिल्ली पहुंचा था। 23 तारीख को वहां से चला, 2 अक्टूबर को दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचा। वहां पे हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, पूरे न्यूज़ चैनल ने कवर किया था। सभी ने जो गोलियां चलाई, एक तरफ पूरी फौज थी, एक तरफ किसान था। हमने उसको रोका। हमारे राष्ट्र ने आदेश दिया कि आपको लड़ाई नहीं करनी है, इनसे आराम से रोड पे बैठ के। हम रोड पे बैठ गए, सरकार से वार्ता हुई, सरकार ने नहीं माना हमारा। हम बताएंगे सरकार के कितने हितैषी हैं हम जो। उसके बाद में रात को 12 बजे कांग्रेस के, सपा के, बीएसपी के नुमाइंदे वहां आने शुरू हो गए। उन्होंने सबने आंदोलन को समर्थन की घोषणा की जो। उसके बाद राजनाथ सिंह जी से बात हुई है रात को 2:30 बजे। हमने तुरंत बात करने के बाद में आंदोलन स्थगित किया। लांछन हमारे ऊपर लगे, देश हमें देख रहा था सिर्फ किस लिए कि राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक करके किसान को मरवा देंगी। यहां उधर किसान लड़ेगा और उधर जवान लड़ेगा। जवान हमारे बच्चे हैं, किसी राजनेता के बच्चे जवान सरहद पे नहीं है। पुलिस में किसी राजनेता के बच्चे नहीं है, पुलिस में हमारे बच्चे हैं। एक तरफ जवान है, जहां किसान है। 2 अक्टूबर को एक नारा दिया जाता था, जय जवान जय किसान का। सरकार ने उसके खिलाफ काम किया, हम पे गोलियां बरसाई, लेकिन हमने रात को 12 बजे उसको स्थगित किया कि हम किसान सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार हमारी मांग माने। और आज भी चारों तरफ जो आंदोलन हो रहे हैं, इनके बारे में सोच के अभी राहुल जी ने जो बोला, मैं इनका धन्यवाद करता हूं इस बात में। उस बात को तो मैं क्रॉस करता हूं बिल्कुल। किसान जो खड़ा हो जाता है उसको उसके अपोजिट में सरकार है। हम सब सरकार क्या बोल रहे हैं, हम तो कुछ लेने के लिए आज जो दुहाई दे रहे हैं जी, आज जो आंदोलन कर रहे हैं, हम कुछ लेने के लिए कर रहे हैं, लेने के लिए वो कर रहे हैं। बिल्कुल गजेंद्र जी, देखिए आप जो अभी एक मिनट मेरा वक्तव्य पूरा होने दो। जो धान की जब बात कर रहे हैं आप, फसल में पानी लगता है, बीज लगता है, खाद लगता है, हमको 800 के हिसाब से वो पड़ता, 800 रुपए के हिसाब से। 800 के हिसाब से हमें पड़ रहा 1800 का, सरकार ने रेट निकाल दिया। अब हम 600 में बेच रहे हैं। बच्चों की शादी करनी है, किसान एक ही तरफ देखता है कि जब उसकी फसल उठेगी, उसका धान, उसका गेहूं, उसका बाजरा जब निकलेगा तब मेरे बच्चों की शादी होगी, मेरे घर पे छत आएगी जो। और आज सरकार ने उस छत को छीनने का काम किया। उन कन्याओं के साथ में इतना गलत किया है, अब उनकी शादियां होने के लायक अब किसान के पास धन नहीं है। और आज किसान आंदोलन के लिए ये कह रही है सरकार, अब भाई ये सोची समझी रणनीति है। अरे क्यों स्टंट दिखाते हुए? किसान है, किसान भोला भाला किसान, वो किसान जो कोरोना के टाइम पे भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर। लेकिन गजेंद्र, अभी कोई क्या रास्ता निकला? क्या आगे की आपकी क्या रणनीति है? कोई बातचीत का समाधान कोई निकला है? क्या आपसे बात हुई? कोई उस तरफ से कोई ऐसी पेशकश आई?
कोई किसी तरह की पेचकश नहीं आई अभी। पेचकश नहीं आई है। हमारा आंदोलन जब तक एमएसपी पूरी तरह से लागू नहीं हो जाएगी, उस पर कानून नहीं आ जाएगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यानी 3 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है, मुलाकात होने वाली है, उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है एमएसपी को लेकर, तभी आंदोलन आप खत्म करेंगे? हाँ बिल्कुल, बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर उसमें नहीं हुआ तो इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ठीक है गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मोहम्मद अब्बास आप पहले ये बताएं कि क्या आप समाजवादी पार्टी किसानों के इस दर्द को समझ पा रही है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों से आज तस्वीरें सामने आई जहां पे किसान सड़क पे है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा किसानों के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अपनी सरकार में भी तमाम कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए बनाई थी। लखनऊ से आगरा तक का एक्सप्रेसवे उसी प्रणीति में था कि मंडियां बनेंगी, बाजार बनेगा, हाट बनेंगे एक्सप्रेसवे के 20 किलोमीटर के इर्द। और उस सब के लिए राष्ट्र संरक्षक हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र कहा गया। समाजवादी पार्टी अपनी स्थापना से लेकर आज तक हर पॉलिसी में किसान को केंद्र मानकर काम करती है। लेकिन इस देश की बदनसीबी है कि जो किसानों के दुश्मन है, किसानों के लुटेरे हैं, बिचौलिए हैं, दलाल हैं, उद्योगपति हैं, जो किसानों का खून चूसना चाहते हैं, वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकारें उन लुटेरों के लिए, उन उद्योगपतियों के लिए, उन बिचौलियों के लिए, उन दलालों के लिए तमाम कानून बना रही है और किसानों पर अत्याचार बढ़ रहा है। मैं राहुल जी की बात का समर्थन करता हूं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। और हमारे किसान यूनियन के साथी है, मैं खुद मेरठ से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसान हूं, मैं स्वयं किसान हूं। ये किसानों का मसला है। अगर ये देश किसानों की समस्याओं का हल नहीं करा और इसी तरह जारी होगा तो बड़ा जनसंघर्ष बनेगा, एक क्रांति लानी पड़ेगी। क्योंकि आज जो सरकारें हैं उनका सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है। जिस चीज को चाहते हैं मीडिया पर दिखाते हैं। सब पत्रकार और सब चैनल आप जैसे चैनल नहीं होते, बिक गए हैं। 24-24 घंटे दूसरी समस्या, किसानों की समस्या पे पूरे देश का अंदाता साबित कर दिया कि ये देश उद्योगपतियों से, अडानी अंबानी से लॉकडाउन में साबित हुआ। ये देश आज किसान और मजदूरों से चलता है, खड़ा रहा। सरकार ने तो कहा आत्मनिर्भर को 20 लाख करोड़ का पैकेज ये कर देंगे, थाली बजवाई, लेकिन असल जो काम किया है वो किसान और मजदूर की तपस्या से, मेहनत से ये देश बचा है। तो आगे भी समाजवादी पार्टी का एक लक्ष्य है किसान, नौजवान, बेरोजगार और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य है। ठीक है, निश्चित ही हम ये आंदोलन शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी की पूर्ण भागीदारी से इस आंदोलन को एक लड़ाई तक ले जाएगी और हम इस जालिम सरकार को, किसान विरोधी सरकार को हर हाल में उत्तर प्रदेश में 2000 बार, उसके बाद केंद्र से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जब किसानों की सरकार बनाएगी, चौधरी चरण सिंह और देवीलाल के किसानों के सपनों की सरकार बनेगी, तभी यहां सरकारें बनेगी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सपनों की सरकारें बनेगी। आज जो सरकारें हैं उसमें तो लुटेरे और व्यापारियों का एक गठजोड़ है जो किसानों को लूटने का काम कर रहा है। ठीक है गौरव जी तमाम तरह के आरोप आप पर लगा दिए गए हैं और एक बड़ी बात यहाँ पर है, 2022 का विजन आप दिखाते हैं। ये कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन जब अन्नदाताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, एमएसपी को लेकर संशय की स्थिति में बने हुए वो, और आप लोग लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। 2022 का ये विजन और आज की तस्वीर, ये कंपैरिजन हमें बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं तो इसका सुन नहीं पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ये वही पार्टी है जिसने किसानों पर गोली चलवाई थी। और अभी गजेंद्र चौधरी जी ने बहुत कारगर भी अपनी बात रखी है, मैं सहमत हूं उनकी अधिकतर बातों से। और एक बात समझने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है केंद्र में भी, और हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली कैबिनेट में प्रदेश के 37,000 करोड़ का कर्ज माफी का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। वहीं अगर कृषि ऋण की अगर हम बात करें तो 8 लाख से बढ़ा करके उसको 12 लाख करोड़ तक के दायरे में ले जाया गया। सबसे अधिक कृषि ऋण करने का काम हमारी सरकार के दौरान हुआ, सबसे अधिक खरीद हमारी सरकार के दौरान में हुआ है। किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए की हमारी सरकार दे रही है। सिंचाई की 99 परियोजनाएं लगभग कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। जितनी अन्य जो सपोर्टिंग योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो गया, उज्ज्वला हो गया, सौभाग्य हो गया, इसका सबसे बड़ा अगर लाभार्थी कोई है तो देश का कृषक समाज है, कृषक वर्ग है।
तो किसान और कृषि किस तरीके से ऊपर उठे, उसमें हमारी सरकार बुनियादी स्तर पर काम कर रही है। इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये तीनों बिल जो आए हैं वो किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और बैसाखी से हटने के लिए ये तीनों एक्ट आए हैं, उसी दिशा में किसान को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन गौरव जी इतना मुश्किल क्यों हो रहा है समझाना, किसानों को समझाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? बात सुन लीजिए, कांग्रेस की सरकार में एक योजना आई थी जिसमें गोदाम बनाने की योजना थी, 80% तक सब्सिडी थे इस पर, और उन्हीं के गोदामों में जबरन किसानों से उनके उपज को रखवाया जाता था, लिया जाता था और बिचौलिए उसको सप्लाई करते थे। तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन टूटा है, उनके लिए उनके दरवाजे बंद हुए हैं, उनका ये कारोबार फंस हुआ है, इसलिए परेशान है, बेचैन है। लेकिन गौरव मिश्रा, अभी जो किसान सड़क पे है उनकी समस्या का समाधान हो, इसके लिए कोई रास्ता निकला है? गौरव जी एक सेकंड नहीं गौरव मिश्रा, सवाल लीजिए पहले। आप ये बताएं कि आज जो किसान सड़क पे है उनकी समस्या का समाधान हो या कोई बातचीत हो, उसका कोई रास्ता निकाला, या फिर इसी तरीके से पानी की बौछार होगी, कहीं पे सड़कें खोद दी जाएंगी और कहीं पे आगे हो सकता है कहीं लाठीचार्ज हो या बल प्रयोग किया जाए? कोई रास्ता भी निकाला इन किसानों से बातचीत का? मैं बताता हूं आपको, मोदी सरकार एक ऐसी गंभीर और संवेदनशील सरकार है जो किसानों के सभी मुद्दे को न संवेदनशील है न गंभीर है और उस पर कार्रवाई करती है। इस सरकार की सारी इग्नोर कर दिया जाता है। परिवार ने जो निर्णय ले लिया और कैबिनेट का फैसला पाल के फेंक दिया, तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको सुना जाएगा और किसानों की मांग को भी सुना जाएगा और उस पर गंभीरता से विचार भी किया जाएगा। इस बात के लिए हम आश्वस्त कर सकते हैं आपको। ये ऐसी सरकार नहीं है कि किसी के दर्द को न सुने। जावेद जी, आरो गजेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आरो जावेद जी। गौरव जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, इस किसान की दिल्ली नहीं है क्या? ये बीजेपी वालों की दिल्ली है। किसान नहीं आ सकता क्या? चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर बनाकर एक बोर्ड लगा दीजिए, एक बोर्ड लगा दीजिए। अब किसान का दिल्ली में एंट्री करना बंद है। ये राजधानी दिल्ली किसान की नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं क्या आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और हम लोग आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं? पानी की बौछार हो रही है, बॉर्डर सील कर दी गई है, क्या ऐसे ही परंपरा बीजेपी के? प्रधानमंत्री जी से बोलिए, अब ये देश जो है ये देश ये किसानों का है। जो बॉर्डर पे जो फोर्स लगा दी गई है, किसानों के अंदर से बदबू आती है क्या उनके पसीने से? बिल्कुल, ये किसान अच्छी तरह जानते हैं। बदबू आती है आपको, आप लाठी डंडा चला रहे हैं किसान। आके शांति से आंदोलन करेंगे, लेकिन नहीं, आपको गवारा नहीं। अब दिल्ली में बदबू छोड़ देगा किसान में से बदबू आती है। लोकतंत्र की दुहाई देके लोकतंत्र की हत्या करो, आप ये काम कर रहे हैं जो गलत है बिल्कुल। दिल्ली हमारी भी है, ये किसानों की बसाई हुई दिल्ली है। एक एक इंच जो जमीन है वो किसानों से ली है। आप हिस्ट्री उठा कर देखिए, तहसीलदार को और पटवारी को बुलाइए, किसानों की जमीन है जो दिल्ली में हुई है और यहाँ से किसान वंचित किया जा रहा है, इसमें एंट्री नहीं कर रहे। लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। कैसा लोकतंत्र है? किसान बचते हैं, आपका कैसा लोकतंत्र है? और दलाल और बताते हैं फिर आपको। आप कहते हैं अब भाई ये संगठन, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पंजाब में बैठे, चंडीगढ़ बैठे हैं, अगर वो कहेंगे भाई डंडा चलाओ, किसान पागल है, डंडा चला देगा। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को डंडा चलाना तो आ जाइए, चलाए डंडा, किसान उसके साथ। ठीक है जावेद, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे, वक्त की भी कमी है मेरे पास। जावेद, आप राजनीति कर रहे हैं, उस समय कहां से बीजेपी राजनीति कर रही है पंजाब में? किसान की कोई पार्टी नहीं है, किसान है। चीजें पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के निजी नलकूप पर जो औसत 1000 की सरकार सब्सिडी देती थी वो सब्सिडी समाप्त कर दिया हमने। किसान तेल तक पानी आए नहर में, उसके लिए धरना प्रदर्शन करे, इनके सांसद को दीजिए, तहसीलदार तक उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसान का उत्पीड़न और शोषण होता रहे, उस पर सरकार पूरी तरीके से अनसुनी करती रहे। केंद्र में 6 साल से ज्यादा आपको सरकार बनाए हुए हो गया, आपने 6 मिनट किसान संगठन से बात नहीं की। लगातार आपसे यही तो कहा जा रहा है
आप आत्ममुक्तता के शिकार हैं कि हमने किसान को वर्ग से विभाजित करके जातियों में बांट दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी इसी में मुग्ध है। और राहुल जी कह रहे थे कि किसान को टूल न बनाए राजनीति। अरे देश में लोकतंत्र है, कोई भी वर्ग अगर पीड़ित होगा तो कोई भी राजनीतिक दल हो वो उसका समर्थन करेगा, सहयोग करेगा और उसकी आवाज को उठाएगा। ये कहा गए बिल्कुल विपक्ष में होते हुए किसान ज्यादा साफ दिखाई देते हैं, लेकिन कई सालों तक आप लोगों की भी सरकार रही, कितना काम हुआ आज तक वो भी सबके सामने है। ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राहुल सालार, गौरव मिश्रा, चौधरी गजेंद्र सिंह, मोहम्मद अब्बास, आपने अपनी बात रखी। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान होगा शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि मौजूदा वक्त में कोरोना भी बड़ा संकट है। ऐसे में और कोई स्थिति ज्यादा खराब ना हो, जरूरी है सरकार भी बातचीत का कोई रास्ता निकाले और किसानों की समस्या का समाधान हो।